आदिवासी पुरखा श्रृंखला में एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अनुसूची 5 और पेसा एक्ट 1996 के बारे में। साथियों, 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने एक बात कही थी दुनिया भर के आदिवासियों के बारे में कि ये लोग पिछले कई सेंचुरी से जो है लगातार अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपनी जो लाइफ स्टाइल है और साथ ही साथ जो है जमीन और जंगलों पर इनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनको बचाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में अब आगे जरूरत है कि इनके हक और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ इसी तरीके के प्रावधान इनके लिए किए गए थे। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इन्हीं आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 जो कि इस देश के 10 राज्यों पर लागू होती है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके साथ साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब हिस्सों में जो है हम लोग जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल तक जो है ये हिस्से जो लगभग 10 राज्य हैं, इन सब पर यह अनुसूची लागू होती है। और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके ऊपर जो है अनुसूची जो है 6 लागू हो रही है। अब अगर हम अनुसूची 5 को लेकर के बात करें तो अनुसूची 5 में बेसिकली ये प्रावधान किया गया था कि इनमें जो राष्ट्रपति जो है कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज में डिक्लेयर करेंगे और वो शेड्यूल एरियाज ऐसे होंगे जहां पर कि आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है। ये प्रोविजंस बेसिकली जो संविधान में आने से पहले हम लोग देखते हैं कि 1935 का जो एक्ट है उस एक्ट में भी लाए गए थे। शेड्यूल एरियाज का कॉन्सेप्ट वहां पर भी हम लोगों को देखने को मिला था और उसी को हम देखते हैं कि संविधान में भी लागू किया गया और इनको राष्ट्रपति द्वारा इन कुछ एरियाज को जो है शेड्यूल एरियाज में डिक्लेयर किया गया था, जो कि 10 राज्यों के लगभग 75 जिले हैं आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें। इसी तरीके से आसाम और मिजोरम, त्रिपुरा और अगर हम लोग मेघालय के केस में देखें तो वहां पर अनुसूची 6 लागू की गई थी और इन दोनों के बीच में जो बेसिक चीजें देखने को मिली थी वो ये था कि इन हिस्सों में जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारियां थी इनकी लोकल बॉडीज को दी गई थी। जहां अनुसूची 5 के बारे में हम लोग देखें तो इनके में जो है स्टेट के लेवल पर एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी और वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल उसके जो है कन्वेनर बनाए गए थे और राज्यपाल उन शेड्यूल्ड एरियाज को जो मेनली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज रहे हैं उनके अंदर गवर्नेंस को मेंटेन करेंगे और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं जो है टीएसी के जरिए राज्यपाल की होती थी। और राज्यपाल हर साल जो है प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते थे, लेकिन जो चीजें हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं वो ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि पिछले लगभग 5 से 6 साल से ट्राइबल मैक्सिमम स्टेट्स में ये देखने को मिल रहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स का ही गठन नहीं किया गया है, न ही कोई जो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती थी वो नहीं दी गई और ये खास करके मोदी सरकार के आने के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राज्यों में भी इसी तरीके के हालात हैं। अब उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अनुसूची में इन 5 के अंतर्गत ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास कई और तरीके के राइट्स थे कि इन एरियाज में डेवलपमेंट से लेकर के तमाम तरीके की जो जिम्मेदारियां थी कि इन इलाकों में कैसे और जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे इन लोगों की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सकता है और उसको लेकर के इनको प्लानिंग करनी थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की चीजें लगातार फेल होती चली गई और उस कड़ी में अगर हम लोग देखें तो समझ में आता है कि इस देश का आदिवासी आजादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी लगभग आधी आबादी जो है आदिवासियों की आज भी बीपीएल की कैटेगरी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। 40% से ज्यादा आदिवासी इस देश के ऐसे हैं जिन्हें विकास के नाम पर, वो चाहे डैम के नाम पर हो, चाहे किसी और माइनिंग के नाम पर हो या किसी और नामों पर अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि उनको अपनी जमीनों से बेदखल किया गया है। ये विकास के नाम पर की परियोजनाओं के बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। 83% से ज्यादा आदिवासी ऐसे हैं जिनके फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास की सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है। 63 पॉइंट समथिंग जो है ट्राइबल फैमिली जैसी है जहां इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है,
जहां पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस तरीके की कई समस्याएं जो डेली के बेसिस के जो यूज की चीजें हैं वो लगातार उस तरीके की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और ये कानूनी प्रावधानों के बावजूद है। वहीं अगर हम अनुसूची 6 की बात करें जहां रीजनल काउंसिल बनाई गई, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के जरिए उन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे जहां ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी उनके भीतर जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां दी गई थी और इन बॉडीज के पास में ये भी राइट्स थे कि ये यहाँ पर अपने अपने इलाकों में जो मेले लगते हैं उनको मैनेज कर सकें। मेलों के साथ साथ वहाँ पर लोकल जो मार्केट है उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज और इस तरीके की जो बेसिक फैसिलिटीज थी उनकी भी जिम्मेदारी इन अनुसूची 5 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, रीजनल काउंसिल थी, उनको ये जिम्मेदारियां दी गई थी। लेकिन इस तरीके के तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो उसके बाद में भी लगातार आदिवासी जो है इस पूरे के पूरे जिसे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम कहा गया उससे साइडलाइन कर दिए गए थे। और तब हमने देखने को मिला था कि जब 1994 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी कहा जाता है, जो कि ट्राइबल एरियाज में लोकल लेवल पर जो एकदम ग्रास रूट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। और उस भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद 1996 में जो है पेशा एक्ट आया जिसमें कि पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, पेशा एक्ट 1996। और इस पेशा एक्ट को बेसिकली ये अनुसूची 5 के जो एरियाज थे उस पर लागू किया गया था। और अनुसूची 5 के अंतर्गत हम लोग जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देख रहे थे उससे नीचे की लेवल पर 3 लेयर की जो है ये जो लोकल गवर्नेंस एस्टेब्लिश की गई थी। इसमें सबसे लोकल लेवल पर जो है ग्राम सभाएं स्थापित की गई थी, उससे ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो है पंचायत काउंसिल्स थी और उसके ऊपर की तालुका लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर भी काउंसिल्स एस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ग्राम सभाओं को जो है सबसे ज्यादा हक और अधिकार यहाँ पर दिए गए थे और हम देखते हैं कि ग्राम सभाएं जो हैं उनके पास उस इलाके में तमाम तरीके के डेवलपमेंट से लेकर के काम करने की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। और अगर इस तरीके के एरियाज में सरकारों को या किसी भी इंडिविजुअल्स को अगर वहां पर जाकर के माइनिंग करनी है तो ऐसे में ग्राम सभाओं की परमिशन लेना जो है बहुत कंपलसरी कर दिया गया था और ग्राम सभा को बहुत पावरफुल जो है बॉडी के बतौर पेशा एक्ट के तहत जो है बनाया गया था। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभाएं वो थी जो कि अपने इलाके में सारा का सारा लोकल के साथ साथ जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मसला था उनको तो देखती थी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, मार्केट और उसके साथ साथ जो रेगुलर हाट्स जो लगती थी, मेला जो लगते थे, उन सब की भी जिम्मेदारी इन्हीं ग्राम सभाओं के पास में हम लोगों को देखने को थी। लेकिन एक चीज जो हम लोगों को अभी पिछले और ये जो ग्राम सभा थी इसमें बेसिकली उसी गांव के या उसी छोटे इलाके के ही मेंबर्स जो इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल होते थे उन्हीं को उस ग्राम सभा का मेंबर बनाया जाता था जो कि ट्राइबल से होते थे। और इसके बाहरी लोगों को यहाँ पर ग्राम सभाओं में जो है एंट्री की या परमिशन जो नहीं थी, उसका सदस्य नहीं बनाया जाता था, जो परंपरागत उस इलाके में रह रहे थे उनको ही बनाए गए। लेकिन एक चीज हम लोग देखते हैं कि इन सब के बावजूद भी पेशा एक्ट 1996 के बाद भी अगर हम लोग देखें तो ऐसी चीजें लगातार इसमें जो ये एक कानूनी जामा जब पहनाया गया, इसके साथ साथ सरकारों ने कुछ लूप होल्स भी इसमें ऐसे छोड़ दिए कि ये पेशा एक्ट बेसिकली रूरल एरियाज के लिए लाया गया कि भाई जहां पर फॉरेस्ट एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं और जो शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं उन्हीं पर भी ये जो है पेशा एक्ट होगा, ग्राम सभाएं जो है अपना काम करेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज के ऊपर इस तरीके का कोई एक्ट नहीं लाया गया या ये पेशा एक्ट अर्बन सेंटर्स के ऊपर लागू नहीं हो रहा था। और इसी का फायदा उठा करके हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सरकारें, प्राइवेट कंपनियां, एनजीओज और इस तरीके के जो लोग हैं लगातार आदिवासियों की जमीनों पर अटैक कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक रिपोर्ट बताती है जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री की साइट पर मौजूद है, वो कहती है कि पिछले अगर कुछ सालों का ही हम लोग देखें तो लगभग 600 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी थी जो कि कुछ समय पहले तक रूरल एरियाज का हिस्सा थी, लेकिन वहां पर उन्हें जो है सरकारों ने या कहिए कि साजिशन जो है उन इलाकों को अर्बन एरियाज में ट्रांसफर कर दिया, अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर दिया और उसके जरिए ये हुआ कि उन एरियाज में ग्राम सभाएं जो है निष्प्रभावी बना दी गई, ये पेशा एक्ट को वहां से निष्प्रभावी बना दिया गया। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो है
सरकारों ने और भी कुछ कानून बनाए थे जिसके जरिए फॉरेस्ट जो एरिया था उसको जो है अन्य उपयोग के लिए, फॉरेस्ट के अलावा वनों के साथ साथ अन्य किसी उपयोग के लिए जो है उपयोग के लिए जो है लागू कर दिया गया था, उनको उपयोग में लाया जा सकता था। इस तरीके के प्रावधान बना दिए गए थे और इसके जरिए बड़े पैमाने पर यह हुआ कि फॉरेस्ट एरियाज को जो है नॉन फॉरेस्ट एरियाज में जो है कन्वर्ट किया गया, लैंड का ट्रांसफर किया गया और ये लगातार ये चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी। अब दूसरी चीज जो इसमें जो देखने को मिली थी वो ये थी कि यहाँ पर ग्राम सभाओं के पैरेलल भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे माइनिंग के लिए जो कंपनियां यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, बाहर से जो मार्केट ने जिस तरीके से फोर्सेज ने जो दबाव डाला इन ट्राइबल एरियाज में या सरकारों ने जो दबाव डाला, उन्होंने भी फॉरेस्ट एरियाज को नॉन फॉरेस्ट एरियाज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, लैंड का कन्वर्जन करना शुरू कर दिया और उनका उन इलाकों में जो है माइनिंग और वो सारी चीजें शुरू हुई। अब अगर माइनिंग का भी एक डेटा हम लोग देखें तो एक सरकारी डेटा जो लगभग 2004 तक का डेटा है और अलग अलग स्टेट्स का है, लगभग 8 ही स्टेट्स का वो जो डेटा है और वो डेटा कहता है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा, सरकार गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी इस देश में जो है डिस्प्लेस हुए, विकास के नाम पर जो परियोजनाएं चली हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन डिस्प्लेसमेंट में भी 40% हिस्सा जो है आदिवासियों का, जिनकी आबादी 8% थी, लेकिन जो विस्थापित जो लोग हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज कुछ इस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकारें जो है जिस तरीके से अटैक करी, उनके खिलाफ लगातार आदिवासी फाइट भी कर रहे थे और एक कोर्ट का जजमेंट है जो कि समता जजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, 1998 का। समता एक एनजीओ था जिसने कि आंध्र प्रदेश में जो माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ वो जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर कोई भी गैर सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनी ट्राइबल एरियाज में जाकर के माइनिंग करती है, लैंड का एक्विजिशन करती है, तो उन्हें पहले जो है ग्राम सभाओं से अनुमति लेनी होगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद वो वहां पर माइनिंग कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये आदिवासियों को भी ये परमिशन दी थी कि वो अपना एक ग्रुप बना करके या इंडिविजुअल लेवल पर भी माइनर जो है माइनिंग के प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं। आदिवासियों को भी जो है परमिशन दी गई थी और उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये परमिशन भी दी गई थी कि भाई अगर यहाँ पर कोई बाहरी कंपनी आकर के माइनिंग करती है तो अपने जो रेवेन्यू होगा उसका 20% इन्हीं एरियाज के ऊपर खर्च करेगी। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों को जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे या जो इस तरीके के सरकारी जो अमले से जो जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने वहां से खदेड़ दिया गया, लगातार जो है उनको विस्थापित किया गया और उनको माइनिंग करने से रोक दिया गया। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 2006 का जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है और उस एक्ट के बाद जब सरकार ने ये आदिवासियों को ये हक दिया कि भाई आप जो है अपनी जमीन पर मालिकाना हक क्लेम कीजिए, तो हम देखते हैं कि लगभग 43 लाख से के आसपास जो है ट्राइबल फैमिलीज ने अपना जो है मालिकाना हक के लिए, अपने जमीन पर मालिकाना हक के लिए क्लेम किया था। लेकिन सिर्फ 19 लाख लोगों को ही वो मालिकाना हक मिला था 43 में से। तो आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 24 लाख फैमिलीज ऐसी थी ट्राइबल्स की जिन्होंने कि कभी अपनी जमीन पर मालिकाना हक क्लेम ही नहीं किया था, क्योंकि अवेयरनेस और वो तमाम तरीके की चीजों का मसला था। और अब ये लगातार पिछले सालों में हमने देखा, लगभग 2 साल पहले, कि जिन आदिवासियों के पास अपनी जमीनों पर मालिकाना हक नहीं है उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। हालांकि अभी एक लंबी लड़ाई के बाद, आदिवासियों ने विरोध के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पर अभी स्टे दिया हुआ और उसको फिर से रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन ये जो अनुसूची 5 और पेसा एक्ट 1996 था, इसके जरिए शेड्यूल्ड एरियाज में आदिवासियों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरागत हक और उसको बचाने का एक मौका दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी एरियाज में प्राइवेट कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को माइनिंग के लिए टेंडर्स दिए जा रहे हैं, उनको जो है अधिकार दिए जा रहे हैं, और जिस तरीके से माइनिंग लगातार हो रही उसमें देख रहे हैं कि आदिवासियों का जो संस्कृति है, आदिवासियों की अपनी जो पहचान है, आदिवासियों के अपना जो लाइफ स्टाइल, अपना जो उनका अपना इकोसिस्टम है और उनकी अपनी जो जिंदगी है वो लगातार खतरे में पड़ती हुई जा रही है। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी गुजरात में जो तार वापी जो प्रोजेक्ट चल रहा है रिवर को लेकर के, जो डैम बनाने को लेकर के, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव में भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जहां माइनिंग की परमिशन जो है अडानी एंड इस तरीके की कंपनियों को दी गई थी। तो ये पेशा एक्ट 1996 और अनुसूची 5, अनुसूची 6 ऐसे कुछ कानूनी प्रावधान है जिनके जरिए आदिवासियों को जो उनके हक
और जो उनका अधिकार थे परंपरागत उसकी सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो आज तक भी उसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।